नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 में इतिहास की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 3 बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। आज पाठ है अपना बाह्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण। इस पाठ में हम बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण के बारे में जानेंगे। बाह्य आक्रमण का मतलब होता है विदेशी आक्रमण। बाह्य आक्रमण का मतलब होता है विदेशी आक्रमण। हमारे भारत देश के ऊपर बाहर के देशों के शासकों ने आक्रमण किए। इन आक्रमणों को ही बाह्य आक्रमण या विदेशी आक्रमण कहा जाता है। तो पुराने समय में भारत देश पर जो बाहर से आक्रमण हुए, उन विभिन्न बाहरी आक्रमणों को हम इस पाठ में जानेंगे। और विदेशी आक्रमण के बाद में इस पाठ में हम आत्मसातीकरण को भी समझेंगे। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कोई भी बाहर के व्यक्ति या बाहर के राजा भारत देश में आए और यहाँ पर अपना शासन स्थापित करके वो धीरे धीरे भारत की संस्कृति में घुल मिल गए। अपनी बाहर की संस्कृति को पूरी तरह से उन्होंने त्याग दिया और भारत में रहते हुए वो भारत की संस्कृति को पूर्ण रूप से अपनाकर भारत के लोगों में घुल मिल गए। इस घटना को ही आत्मसातीकरण कहा जाता है। तो आत्मसातीकरण का आप ध्यान दें। बाहरी व्यक्तियों द्वारा भारतीय संस्कृति में घुल मिल जाना, इस घटना को ही आत्मसातीकरण कहा जाता है। कोई भी बाहर का व्यक्ति भारत में आया और भारत में रहते रहते धीरे धीरे पूर्ण रूप से भारतीय संस्कृति, भारतीय रहन सहन और भारतीय व्यवहार में ढल गया। इस घटना को ही आत्मसातीकरण बोला जाता है। तो इस पाठ में हम आत्मसातीकरण और बाह्य आक्रमण इन दो घटनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले आत्मसातीकरण वाली जो घटना है इसे हम बाद में जानेंगे। पहले हम बाह्य आक्रमण समझते हैं। हमारे भारत देश पर एक समय में बाहर के शासकों द्वारा आक्रमण किए गए। उन्हीं बाहर के आक्रमणों या विदेशी आक्रमणों को हम इस पाठ में अच्छी तरह से जानेंगे। तो भारत देश पर हुए विदेशी आक्रमणों को विस्तार से जानें और समझें। विदेशी आक्रमण को जानने से पहले एक बार हम मौर्योत्तर काल के बारे में जानते हैं। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल भारतीय इतिहास का वह समय है जब मौर्य वंश की समाप्ति हो चुकी थी और गुप्त वंश की शुरुआत हुई थी। तो मौर्य वंश की समाप्ति गुप्त वंश की शुरुआत, ये जो समय था मौर्य वंश की समाप्ति हो गई और गुप्त वंश की शुरुआत हुई। इसके बीच का जो समय था, मौर्य वंश की समाप्ति हो गई, गुप्त वंश की शुरुआत हुई,
इसके बीच में जो ये समय था, यही समय मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। मौर्योत्तर, मौर्य उत्तर, उत्तर का मतलब होता है बाद में, यानी मौर्यों के बाद का जो समय है उसे ही मौर्योत्तर काल कहा जाता है। इसे यदि आप आंकड़ों में समझें तो लगभग 200 ईसा पूर्व से 275 ईस्वी, ये ईसा पूर्व में है, ये ईस्वी में है, तो ये जो बीच का टाइम था लगभग ये 200 और 200 475 साल का जो ये समय था, ये समय ही भारतीय इतिहास में मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। मौर्योत्तर काल के बारे में हमें इस प्रकार से समझ लेना है कि ये वही समय था भारत में जब विदेशी आक्रमण ज्यादा हुए। वैसे भारत में विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल से पहले भी हुए थे और मौर्योत्तर काल के बाद में भी हुए थे, लेकिन ज्यादा विदेशी आक्रमण इस मौर्योत्तर काल के समय में ही भारत में हुए। इसके पीछे कारण है, मौर्योत्तर काल में भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। संपूर्ण भारत में कोई एक शक्तिशाली राजा या शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था उस समय में, जो संपूर्ण भारत के क्षेत्र पर शासन को सही ढंग से संभाल सके। इतने बड़े शासन क्षेत्र को संभालने वाली शक्ति भारत में उस टाइम पर नहीं थी, इसीलिए भारत की जो एकता थी वो बिखरी हुई थी और इस बिखरी हुई एकता का फायदा बाहर के राजाओं ने उठाया और इस समय में भारत पर आक्रमण किए। इसीलिए मौर्योत्तर काल में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था अच्छी नहीं होने की वजह से, एकता की कमी होने की वजह से इस समय में भारत में विदेशी आक्रमण ज्यादा हुए। इसके अलावा मौर्योत्तर काल की एक प्रमुख बात यह भी है कि इस समय में भारतीय जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में छोटे छोटे बहुत सारे राज्य बन चुके थे। हर राज्य पर अलग अलग वंश का राज, अलग अलग शासकों का राज था। तो इस प्रकार से जो भारत एक संगठित देश हुआ था मौर्य काल के समय में, वो अब संगठित देश नहीं बचा। भारत की जो एकता थी, उसकी जो शक्ति थी वो बिखर चुकी थी। इसी चीज का लाभ बाहरी लोगों ने उठाया और मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण ज्यादा हुए। मौर्योत्तर काल से पहले भारत में मौर्य वंश था। मौर्य वंश मौर्योत्तर काल से पहले का जो समय था उस समय में भारत में मौर्य वंश का राज चलता था। मौर्य वंश एक काफी शक्तिशाली वंश था। इस वंश में बहुत सारे प्रतापी राजा हुए, जैसे मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, उसके बाद में बिंदुसार हुआ, उसके बाद में अशोक हुआ, उसके बाद में अन्य और राजा हुए। तो मौर्य वंश में जितने भी शासक हुए वो सब शक्तिशाली थे, उनमें क्षमता थी पूरे भारत पर शासन क्षेत्र सही ढंग से चलाने की। इसलिए जब तक भारत में मौर्य वंश का शासन चल रहा था तब तक किसी भी बाहरी या विदेशी राजा की इतनी हिम्मत या उसकी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो मौर्य वंश के टाइम भारत पर आक्रमण कर सके। इसलिए मौर्य वंश के समय तक तो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए नहीं। मौर्य वंश जब समाप्त हो गया उसके बाद में भारत में कोई शक्तिशाली राजा नहीं बचा, कोई शक्तिशाली वंश नहीं बचा, जिसकी वजह से विदेशी लोग भारत में आने लगे और भारत पर आक्रमण होने लगे। तो उस टाइम बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, उनमें से एक एक विदेशी आक्रमण को हम इस पाठ में विस्तार से समझेंगे। मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था, मौर्य वंश की स्थापना करने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद में बिंदुसार, अशोक ऐसे राजा हुए। जो अंतिम राजा हुआ मौर्य वंश का अंतिम राजा, उसका नाम था बृहद्रथ। अंतिम शासक था ये। मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र
शुंग ने की थी 185 ईसा पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, जिसकी हत्या उसी के एक सैनिक ब्राह्मण सैनिक पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में की। तो बृहद्रथ की हत्या के बाद में ही मौर्य वंश समाप्त हो गया और बृहद्रथ के साथ ही समझो कि भारत की एकता का भी नाश हो गया और उसके बाद में भारत में विदेशी आक्रमण होने लगे। तो विदेशी आक्रमणों को अब हम विस्तार से जानेंगे। यहाँ आप मौर्योत्तर काल के बारे में ध्यान रखना। मौर्योत्तर काल का जो समय था वो मौर्य वंश की समाप्ति और गुप्त वंश की शुरुआत के बीच का जो समय था, यानी 200 ईसा पूर्व। 200 ईसा पूर्व यहाँ 185 ईसा पूर्व है, इसमें मौर्य वंश समाप्त हो गया था। उसके थोड़े समय बाद से ही मौर्योत्तर काल शुरू हुआ, 200 ईसा पूर्व से 275 ईस्वी तक 475 वर्ष का जो समय था, यही समय मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है। और इसी समय के बीच में भारत में विदेशी आक्रमण ज्यादा हुए। कुछ विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल से पहले, यानी जो मौर्य वंश था इस मौर्य वंश से भी पहले हो चुके थे, जबकि कुछ बाद में हुए, लेकिन ज्यादातर विदेशी आक्रमण इसी काल के समय में हुए थे, इसलिए मौर्योत्तर काल का ध्यान रखें। अब हम विदेशी आक्रमणों को समझते हैं। भारत की धरती पर बाहर के राजाओं ने आक्रमण किए, उन्हीं बाहरी और विदेशी आक्रमणों को हम जानते हैं। तो बाह्य आक्रमणों को समझने से पहले एक बार हम इस बात पर गौर करते हैं कि विदेशी आक्रमण और जो मौर्योत्तर काल था उसकी जानकारी के स्रोत क्या क्या है हमारे पास में। भारतीय इतिहास में जो मौर्योत्तर काल का समय आया, उस समय की जानकारियां हमें कौन कौन से ग्रंथों और कौन कौन से स्रोतों से मिलती है, एक बार उस पर हम ध्यान देते हैं। जानकारी के स्रोत। भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों और मौर्योत्तर काल के समय की जानकारी के स्रोत क्या क्या हैं, वो एक बार हम देखते हैं। तो उस समय के बारे में जानकारी के हमारे पास में जो प्रमुख प्रमुख स्रोत हैं वो इस प्रकार से हैं। उस समय की जानकारी हमें गार्गी संहिता, ये एक ग्रंथ है जिसका नाम है गार्गी संहिता। गार्गी वैदिक युग के समय हुई एक प्रमुख विदुषी महिला थी, उसके नाम से ग्रंथ का नाम रखा गया गार्गी संहिता। इस ग्रंथ से हमें मौर्योत्तर काल की जानकारी मिलती है। इसके अलावा महाभाष्य, ये एक ग्रंथ है, ये ग्रंथ लिखा था पतंजलि नाम के विद्वान ने। इसके अलावा दिव्यावदान, मालविकाग्नि, मित्र, ये ग्रंथ लिखा था संस्कृत के महान विद्वान कालिदास ने। इसके अलावा उस समय की जानकारी के अन्य स्रोतों में हर्षचरित्र, ये पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने। इसके अलावा बुद्ध चरित्र, ये ग्रंथ लिखा था अश्वघोष ने। अश्वघोष
अश्वघोष कनिष्क, कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, उसके दरबार में रहता था। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, उसके दरबार में रहता था विद्वान अश्वघोष। उसने पुस्तक लिखी थी बुद्ध चरित्र। तो इस बुद्ध चरित्र से हमें कनिष्क के समय की जानकारी मिलती है। तो ये जो कनिष्क है ये भी मौर्योत्तर काल के समय में हुआ था। तो इस बुद्ध चरित्र से हमें कनिष्क के समय की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जिससे हमें तत्कालीन भारतीय शासन व्यवस्था और उस समय की स्थितियों की जानकारियां मिलती है। इसके अलावा हमारे सामने शून्यवाद, ये पुस्तक लिखी थी नागार्जुन ने। चरक संहिता, आदि। तो ये बहुत सारे ग्रंथ और पुस्तकें हमारे सामने हैं। इन सबसे हमें मौर्योत्तर काल और भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों की जानकारी मिलती है। तो ये हमारे पास उस समय की जानकारी के स्रोत हैं। यहाँ पुस्तकों के नाम और कोष्टक में उनके रचयिताओं के नाम हैं, तो इसका ध्यान दें। गाल की संहिता है, पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य है, दिव्यावधान है, मालविकाग्निमित्र कालिदास ने लिखी, हर्षचरित्र नाम का ग्रंथ बाणभट्ट ने लिखा, बुद्ध चरित्र अश्वघोष द्वारा रचित है, शून्यवाद नागार्जुन द्वारा रचित, और चरक संहिता। ये बहुत सारे ग्रंथ और पुस्तकें हमें तत्कालीन भारतीय शासन व्यवस्था की जानकारियां देती है। इसके अलावा कुछ सिक्के भी हमें प्राप्त हुए। तो भारत के कौशाम्बी, मथुरा, सारनाथ आदि स्थान, कौशाम्बी, मथुरा, सारनाथ आदि स्थानों से हमें कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। कौशाम्बी, मथुरा, सारनाथ आदि स्थानों से हमें कुषाणकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों से भी हमें कुषाण काल के समय की जानकारी मिलती है। तो ये जानकारी के स्रोत हैं, इनका ध्यान रखें। कौन सी पुस्तक किस विद्वान ने लिखी, कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए, ये सब वो स्रोत हैं हमारे पास जो हमें मौर्योत्तर काल और भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों की जानकारी देते हैं। अब हम भारत पर हुए विदेशी आक्रमणों को विस्तार से जानेंगे। एक एक विदेशी आक्रमण को विस्तार से समझेंगे। कौन से समय में कौन से राजा ने भारत पर आक्रमण किया और उसके आक्रमण से भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, इन सब प्रश्नों के उत्तर अभी आगे की जानकारी में हमें प्राप्त होंगे। तो भारत पर हुए विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमणों को पढ़ने से पहले एक बात हम ये जान लेते हैं कि मौर्योत्तर काल के समय में भारत के शासकों को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है।
मौर्योत्तर काल के समय में भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। तो कुछ राज्यों पर तो विदेशी शासकों ने अपना राज स्थापित कर लिया था, जबकि कुछ राज्यों पर भारतीय शासकों का राज चल रहा था। विदेशी शासकों में कौन कौन हुए प्रमुख, वो हम एक बार यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद में फिर उनको विस्तार से जानेंगे। तो विदेशी शासकों में यूनानी, शक, हुण, कुषाण आदि हुए। भारत पर राज कर रहे विदेशी शासकों में यूनानी, शक, हुण, कुषाण आदि वंशों के राजा हुए। ये वंशों के नाम है, राजाओं के नाम नहीं है। और भारतीय शासकों में निम्न वंशों के शासक राज कर रहे थे उसी समय में। शुंग वंश, यह शुंग वंश वही वंश है जिसका शासक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी और ये मौर्य वंश को समाप्त किया था। तो पुष्यमित्र शुंग इसी शुंग वंश में हुआ था। इसके अलावा कण्व वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, ये भारतीय वंश हैं जो उस समय में मौर्योत्तर काल में भारत पर शासन कर रहे थे। मौर्योत्तर काल में भारत के कुछ राज्यों पर इन नामों के भारतीय वंश राज कर रहे थे और उसी समय में कुछ राज्यों पर यूनानी, शक, हुण, कुषाण आदि वंशों के विदेशी शासक भारत पर राज कर रहे थे। तो इस प्रकार भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और किन्हीं राज्यों पर भारतीय तो किन्हीं राज्यों पर विदेशी राजा शासन चला रहे थे। अब हम विदेशी आक्रमणों को विस्तार से समझते हैं। भारत पर हुए विदेशी आक्रमण। मौर्योत्तर काल वह समय था जब भारत पर सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए थे। हालांकि मौर्योत्तर काल से पहले भी और मौर्योत्तर काल के बाद में भी विदेशी आक्रमण होते रहे समय समय पर, लेकिन मौर्योत्तर काल के समय सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। तो भारत पर हुए प्रमुख विदेशी आक्रमणों को विस्तार से समझते हैं। तो पहला जो विदेशी आक्रमण हम समझेंगे वो पढ़ेंगे हम यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण एवं भारतीय राजनीतिक स्थिति। तो विदेशी आक्रमणों में सबसे पहले हम यूनानी आक्रमण समझते हैं। यूनानी व्यक्तियों को इंडो ग्रीक या हिंद यवन इस नाम से भी जाना जाता है। यूनानियों को इंडो ग्रीक या हिंद यवन के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक समय में यूनान ग्रीस नाम का जो देश है उसके आसपास का जो क्षेत्र था वो क्षेत्र उस समय में यूनान क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। तो वहां के जो शासक थे वो यूनानी शासक कहलाते थे, जिनको इंडो ग्रीक या हिंद यवन भी बोला जाता था। तो एक समय में भारत पर यूनानी आक्रमण भी हुए थे। तो उन्हीं यूनानी आक्रमणों को हम समझते हैं। यूनानी आक्रमण एवं भारतीय राजनीतिक स्थिति। जिस समय भारत पर यूनानी आक्रमण हुए उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति
स्थिति अच्छी नहीं थी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ आक्रमण भारत में मौर्योत्तर काल के पहले भी हो चुके थे, कुछ बाद में भी हुए थे। ज्यादातर विदेशी आक्रमण मौर्योत्तर काल में हुए थे। ये जो पहला विदेशी आक्रमण हम पढ़ रहे हैं, यूनानी आक्रमण, यह आक्रमण मौर्योत्तर काल में नहीं हुआ था। यह आक्रमण मौर्योत्तर काल से भी पहले हो चुका था। मौर्योत्तर काल से पहले मौर्य वंश था, उस मौर्य वंश से भी पहले यह आक्रमण हो चुका था भारत में। यूनानी आक्रमण भारत में हुए प्रारंभिक आक्रमणों में गिना जाता है। यह आक्रमण मौर्य वंश से भी पहले भारत में हो चुका था। तो मौर्य वंश से भी पहले जो भारत की स्थितियां थी वो अच्छी नहीं थी। उस मौर्योत्तर काल की तरह ही उस समय में भी भारत की एकता बिखरी हुई थी, इसीलिए यूनानी आक्रमण हुआ। तो यूनानी आक्रमण जिस समय भारत पर हुआ, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति इस प्रकार की थी कि भारत छोटे छोटे बहुत से राज्यों में विभक्त था और उन राज्यों पर अलग अलग वंशों के शासन राज कर रहे थे और भारतीय शासक अपने साम्राज्यवाद और महत्वाकांक्षा के चलते एक दूसरे से लड़ाइयां लड़ रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय शासकों में एकता का अभाव था और इसी एकता की कमी का फायदा उठाकर एक समय में यूनानी आक्रमण भारत में ज्यादा हुए। उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो इस प्रकार से थी कि भारत में छोटे छोटे कोई 25 राज्य थे उस समय में। यूनानी आक्रमण जब भारत पर हुआ उस समय भारत में छोटे बड़े 25 राज्य थे। इन 25 राज्यों में से जिस समय भारत में यूनानी आक्रमण हुए उस समय भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। उस समय भारत का जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र था, यानी उत्तरी पश्चिमी भारत, वो छोटे छोटे 25 राज्यों में विभक्त था। भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में 25 राज्य थे। उनमें से कुछ राज्यों में लोकतंत्र तो कुछ राज्यों में राजतंत्र व्यवस्था चल रही थी। जिन राज्यों में लोकतंत्र था वो राजतंत्र और जिनमें राजतंत्र था वो लोकतंत्र उन राजाओं से लड़ते रहते थे। तो यानी उत्तरी पश्चिमी भारत में जो 25 राज्य थे उनमें भी एकता नहीं थी। वह भी अपने आसपास के एक दूसरे राज्य से झगड़े करते थे, लड़ाइयां लड़ते थे। इसी एकता का फायदा उठाकर भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की तरफ से भारत में यूनानी आक्रमण हुए। भारत में जो यूनानी आक्रमण हुआ उसका नेतृत्व करता था सिकंदर। भारत में यूनानी आक्रमण करने वाला जो शासक था उसका नाम सिकंदर था। सिकंदर ही वह शासक है जिसने भारत में सर्वप्रथम यूनानी आक्रमण किए थे। सिकंदर का वास्तविक नाम अलेक्जेंडर था। यूनान में एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का नाम है मकदुनिया। का शासक था ये। यूनान क्षेत्र में मकदुनिया नाम का राज्य है, वहां का शासक था सिकंदर। इसी ने भारत में सर्वप्रथम यूनानी आक्रमण किए थे। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु ये यूनान का एक बहुत बड़ा विद्वान था। अरस्तु ही अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के गुरु थे। यहाँ थोड़ा अलग से आप समझें, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। यूनान के प्रसिद्ध विद्वान है ये। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। अरस्तु सिकंदर के गुरु थे। सिकंदर विश्व का पहला शासक था जिसने पूरी
को जीतने का स्वप्न देखा था और उसमें कई हद तक वो सफल भी हुआ था। सिकंदर अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद में 349 ईसा पूर्व में शासक बना। अपने पिता फिलिप की मृत्यु के बाद में 349 ईसा पूर्व में सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। शासक बनने के थोड़े समय के बाद में ही उसने विश्व के आसपास के क्षेत्रों को, राज्यों को जीतना शुरू किया। उसके बाद लगभग 331 ईसा पूर्व में सिकंदर का युद्ध हुआ ईरान के राजा से। ईरान के शासक से सिकंदर का युद्ध हुआ 331 ईसा पूर्व में। इस युद्ध को अरेबिका 331 ईसा पूर्व में ईरान के शासक से सिकंदर का जो युद्ध हुआ उस युद्ध का नाम था अरेबिका। अरेबिका का युद्ध। अरेबिका का युद्ध सिकंदर और ईरान के शासक के बीच में 331 ईसा पूर्व में लड़ा गया। 331 ईसा पूर्व में ईरान के शासक और सिकंदर के बीच में युद्ध लड़ा गया। उस युद्ध का नाम था अरेबिका का युद्ध। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई। इस युद्ध के बाद में ही सिकंदर का ध्यान भारत की तरफ गया और उसने अरेबिका के युद्ध में जीत की खुशी से उत्साहित होकर ही भारत में आक्रमण करने की योजना बनाई। अराबेला के युद्ध में जीतने के बाद में 327 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आया। तो उस जानकारी को अब हम विस्तार से जानेंगे। तो आज की अपनी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। सिकंदर का भारत में आगमन और फिर भारत पर उसका अभियान, ये हम आगे